लाइट्स चैप्टर का सेकंड लेक्चर आप तक पहुंचा रहा हूं। आप हैं आपके अपने चैनल अनून एकेडमी पर। मेरा नाम अनून है शर्मा। आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? किसी भी चीज का टकरा के वापस आना रिफ्लेक्शन होती है। लाइट की छोड़ो, रिफ्लेक्शन समझते हैं। कोई चीज गई, टकराई, वापस आई। आपने बॉल को दीवार पर फेंका, वहां से टकरा के वो वापस आपकी तरफ आया, रिफ्लेक्शन। आपने बॉल को नीचे फेंका, वहां से टकरा के वापस वो आपकी तरफ आया, दैट इज रिफ्लेक्शन। सिमिलरली बॉल का रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ द बॉल, बॉल का टकरा के वापस आना, रिफ्लेक्शन ऑफ द बॉल। लेकिन लाइट का, लाइट का टकरा के वापस आना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सीधी बात होगी, लाइट का टकरा के किसी भी सरफेस से टकरा के वापस आना इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का टकरा के बाउंस करना, वापस आना इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस। किसी भी सरफेस को अगर वो स्ट्राइक करे, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस को, और वहां से वो वापस आ जाए, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस और एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर से याद कर लो, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी ऑब्जेक्ट या स्ट्राइकिंग एनी सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक को हम कहते हैं इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर और इरेगुलर क्या होता है, आइए देखते हैं। रेगुलर, देखो बेटा, जब कोई सरफेस जिससे लाइट टकराए अगर वो स्मूथ हो, या हम ये कह लें कि वो वेल पॉलिश्ड हो, स्मूथ हो, तो ऐसे सरफेस को, ऐसे रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर सरफेस रेगुलर है, सरफेस स्मूथ है, उस स्मूथ सरफेस से टकरा के लाइट अगर वापस आ रही है तो हम कहेंगे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ हो और वेल पॉलिश हो। फॉर एग्जाम्पल मिरर, जैसे मिरर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिस मिरर में खड़े होकर आप अपना चेहरा देखते हैं, आईना देखते हैं, वो उसकी बात कर लेते हैं। द पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट आर रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू वन अनदर। क्या मतलब है? अगर ये रे एक ये गई, इसी के पैरेलल एक और रे गई, अब ये देखो, ये भी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, ये दोनों रेज एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। तो जब ये रिफ्लेक्ट करेंगी तो लेट अस से ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट की, तो ये रे भी ऐसे, यानी ये दोनों ही रेज एक दूसरे के पैरेलल रिफ्लेक्ट करेंगी। जिस जिस स्थिति में ये इंसिडेंट हुई थी, उसी स्थिति में ये रिफ्लेक्ट करेंगी। तो इसको कहते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन रेगुलर सरफेस से होगा, और जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो अगर पैरेलल रेज गिर रही हैं उस रिफ्लेक्टेड सरफेस के ऊपर, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज होंगी वो इंसिडेंट रे, वो रिफ्लेक्शन के बाद भी एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगी। इसी को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये फोटो आप देख लीजिए। देखिए, ये एक इंसिडेंट रे यहां गिरी, ये एक यहां यहां गिरी, तो यहां से ये इधर चली गई। ये एक और इंसिडेंट रे यहां गिरी, ये यहां चली गई। एक और इंसिडेंट यहां गई, ये यहां चली गई। तो ये जो तीनों रेज हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये देखो एक दूसरे के पैरेलल ही बनी रही, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन कौन सा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड ओनली इन रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अभी हम बात करेंगे, जो नियम कानून है रिफ्लेक्शन के ना, वो केवल और केवल रेगुलर सरफेस के ऊपर ही वैलिड होते हैं। इट इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट विजिबल। रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें चीजें दिखाई देती हैं। कैसे, आगे समझेंगे। अभी समझते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। बेटा, अगर सरफेस इररेगुलर हो गया, ये देखो ये सरफेस इररेगुलर है, तो रिफ्लेक्शन भी इररेगुलर होगी। सरफेस रेगुलर, रिफ्लेक्शन रेगुलर। अगर सरफेस इररेगुलर तो रिफ्लेक्शन होगी इररेगुलर। इसका मतलब क्या है? देखो, ये रहा इररेगुलर सरफेस, यहां से कोई इंसिडेंट रे गिरी, ये कोई इंसिडेंट रे गिरी, ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई। कोई इंसिडेंट रे, देखो ये पैरेलल है, इससे पैरेलल ही है, लेकिन ये गिरी यहां, लेकिन यहां से ये रिफ्लेक्ट होके इधर को चली गई। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, दो एक दूसरे को काट रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल नहीं बन पाई, क्योंकि इररेगुलर सरफेस है। इररेगुलर सरफेस से इररेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, the parallel rays falling on it are reflected in different directions। ये जो parallel rays हैं different directions में जाती हैं। देखो, ये एक रे आई, इधर गिरी, इसके पैरेलल एक ये रे आई, इधर गिरी। ये वाली तो यहां रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन ये वाली यहां रिफ्लेक्ट होगी, तो देखो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं रही। इररेगुलर सरफेस, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। So when the reflecting surface is rough, the parallel rays falling on it are reflected in different directions as shown in the diagram। such a reflection is known as the irregular reflection, और इसको हम diffused reflection भी कहते हैं, और इसको हम scattering of light भी कह सकते हैं। The laws of reflection are not valid in irregular reflection। किसी भी irregular reflection में laws of reflection valid नहीं होते। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत ध्यान से सुनना, ये टर्म्स बार बार यूज होंगी।
और इनको समझ लेते हैं। देखिए ये है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हाईली स्मूथ वेल पॉलिश सरफेस। ये मैं इसका पॉलिश दिखा रहा हूं, आपने भी ऐसे दिखाना है। इसका नाम रख दो आप, ये ओके, इसका नाम रख देता हूं MN। इसके ऊपर कोई लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, ये एक लाइट रे आई और यहां के, इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। सो इंसिडेंट रे क्या हुई? द रे स्ट्राइकिंग द सरफेस इज नोन एज द इंसिडेंट रे। द रे विच इज स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज द इंसिडेंट रे। ध्यान में रख लो, द रे विच इज स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज द इंसिडेंट रे। ये स्ट्राइक कर रही है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, इंसिडेंट कर रही है, गिर रही है। सो इंसिडेंटिंग रे, इंसिडेंटिंग द रे विच स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज द इंसिडेंट रे। और जहां ये स्ट्राइक करेगी वो पॉइंट रहा ये, इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। याद रख लो, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ डेफिनेशन क्या होगी? द पॉइंट वेयर the incident ray meets the reflecting surface, the point where the incident ray meets the reflecting surface। ये incident ray है, ये reflecting surface है, इस पॉइंट के ऊपर ये मिल रही है। the point where the incident ray meets the reflecting surface is known as the point of incidence। याद हो गया ना? बहुत आसान है, ध्यान से बने रहना। the point where the incident ray meets the reflecting surface is known as the point of incidence। अगर मैं इस इंसिडेंट पॉइंट के ऊपर एक 90 डिग्री एंगल बना दूं, ये हो गया 90 डिग्री एंगल, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। द परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर at the point of incidence is known as the normal। normal की डेफिनेशन समझ में आ गई? the perpendicular to the reflecting surface, reflecting surface के ऊपर जो perpendicular है, the perpendicular to the reflecting surface, reflecting surface at the, कहां पे? at the point of incidence। ये perpendicular होना कहां चाहिए? point of incidence के ऊपर होना चाहिए। we call it normal। so definition goes, the perpendicular to the reflecting surface at the point of incidence is known as the normal। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, ये जो नॉर्मल है, इसके बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में, अब ध्यान इधर देना, ये जो नॉर्मल है इसके बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में ये कुछ एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और डिनोट करते हैं आई से। सो एंगल, ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल नहीं करना है, ये वाला एंगल नहीं है। एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर ध्यान इधर, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलिए, ये कहानी तो हो गई। अब ये लाइट जहां से इंसिडेंट हुई तो ये रिफ्लेक्ट भी करेगी, बाउंस बैक पढ़ा ना अभी, रिफ्लेक्शन, ये कीबोर्ड। सो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोलेंगे? ये जो रे आई इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? The incident ray after reflection is known as the reflected ray। The incident ray after reflection is known as the reflected ray। The bounced back ray is known as the reflected ray, और the incident ray after reflection becomes the reflected ray। तो ये होगी reflected ray। ये जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, नॉर्मल तो एक ही है ना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज द नॉर्मल। सो ये जो इधर एंगल बनाएगी वो एंगल होगा आर, और मैं कहूंगा ये है रिफ्लेक्ट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर को क्या है? सो एंगल आई क्या हो गया? इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, दैट इज एंगल ऑफ आई। लेकिन एंगल आर क्या हो गया? एंगल आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा एंगल? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ बनाया। इतनी बात समझ में आ गई? ये चीजें समझ में आई? अब आप कहेंगे सर ये आपने बता तो दी, या तो लिख लो साथ में नोटबुक पे, नहीं लिख पाए हैं तो चलिए मैं आपको देता हूं, ये लीजिए स्क्रीनशॉट, और यहां से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सब हो गए। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गए, ये रही डेफिनेशंस, ये रहा डायग्राम। ये तो आपको अब समझ में आई होगा। यहाँ पे सरफेस मैंने इस तरफ से लिखा है। ऑलराइट, ले लिया स्क्रीनशॉट, डन। आगे चलते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कुछ जब रेज रिफ्लेक्ट करती हैं तो कुछ नियम और कानून के तहत ही वो रिफ्लेक्ट करती हैं, उनको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। जो पहला नियम है रिफ्लेक्शन का, उसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो दूसरा नियम है रिफ्लेक्शन का, उसको हम कह देते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नाम तो हो गए बहुत आसान। सो पहला लॉ समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले रिफ्लेक्शन के नियम से क्या कह रहा है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all at the point of incidence all lie in the same plane। अब सेम प्लेन का मतलब क्या, जरा समझते हैं। देखिए, ये रहा रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये रहा नॉर्मल। इसको मैं लिख देता हूं नॉर्मल। यहां से कोई इंसिडेंट रे गई, इधर गिरी, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ।
ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जहां से इंसिडेंट रे गई इस मीडियम से गई, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्ट होके भी उसी मीडियम में वापस आ रही है। समझ में आई बात? रिफ्लेक्ट होके भी उसी मीडियम में वापस आ रही है। तो ये नियम कह रहा है कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। नहीं समझ में आया? चलो ऐसे समझते हैं इसको। देखो देखो, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और ये रही रिफ्लेक्टेड रे। अब ध्यान से देखना, इधर ध्यान से देखना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, यही है ना? देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। मैं इसको ऐसे पकड़ लूं, एक ही बात है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन का मतलब क्या है? मैं इसको ऐसे रख दूं तो देखो, एक ही प्लेन में दिख रहे हैं ना, एक ही प्लेन में। इधर से इंसिडेंट रे गई, ये नॉर्मल, और ये तो ये जो कॉपी का प्लेन मैं आपको दिखा रहा हूं, दैट इज व्हाट इट मींस इन द सेम प्लेन। इसी प्लेन से लाइट आई, इसी पे नॉर्मल है और इसी पे रिफ्लेक्टेड है, ऐसे रख लो। सेम प्लेन, सेम प्लेन, सेम प्लेन। समझ में आई? प्लेन वाली बात समझ में आई? सो दैट्स व्हाट इट मींस इन द सेम प्लेन। तो इसको याद रख लो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane। बस इतना ही बहुत है, आगे भी लिखना तो लिख लो, which is perpendicular to the plane of the reflecting surface। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि चीज यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये जो प्लेन है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, दैट्स व्हाट इट मींस। तो आपको, आई होप सो, आपको प्लेन वाली बात तो समझ में आ गई होगी, लॉ भी आपको याद हो गया। दूसरे की तरफ चलते हैं। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर स्मॉल एंगल। अगर ये एंगल छोटे हैं तभी ये काम करता है। क्यों? वो करेंगे हम 11th 12th में, उसके बारे में बात करेंगे क्यों, लेकिन अभी यहां समझते हैं। ये कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या हुआ? अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं, ये रहा इंसिडेंट रे, अभी आपने समझा, ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसके ऊपर ये रहा नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ ये। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जब ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगी तो इस ढंग से जाएगी कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा ये एंगल आई के बराबर ही होगा। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात समझ में आई? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं छोटा सा। ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर कोई चीज, कोई इंसिडेंट रे किसी एंगल पे नहीं जा रही, नॉर्मली जा रही, नॉर्मल के ऊपर जा रही, क्या मतलब हुआ उसका? चलो उसका मतलब समझ लेते हैं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये एक डायग्राम वो है, एक ही है। ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और ये रहा नॉर्मल, तो ये नॉर्मल भी है। इंसिडेंट रे भी इसी के ऊपर गिर जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? फिर से ध्यान दो, फिर से ध्यान दो। ये नॉर्मल भी है, देखो ये 90 डिग्री एंगल है, ये नॉर्मल भी है, ये नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसी के ऊपर अगर रे गिर जाए, इसी के ऊपर इंसिडेंट रे भी इसी के ऊपर आ जाए, ये इंसिडेंट रे इसी के ऊपर आ जाए, तो एंगल कितना हुआ भाई? तो एंगल कितना होगा मेरे को बताओ जरा। व्हाट विल बी द एंगल? एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है, दोनों के बीच में एंगल आई कितना हो गया? 0 हुआ या नहीं? आप ये रही इंसिडेंट रे, यही नॉर्मल है, इन्हीं नॉर्मल से होते हुए जा रही है, परपेंडिकुलर फॉल कर रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, परपेंडिकुलर फॉल कर रही है। तो इंसिडेंट रे भी वही हुई। ओके, नॉर्मल भी वही हुआ, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना हुआ? 0 हुआ या नहीं? बिल्कुल 0 हुआ। तो जब ये, अब ये बाउंस बैक करेगी, किधर जाएगी? सवाल ये है किधर जाएगी? ये जहां भी जाए इसको फॉलो करना होगा, ये कहीं भी जाए इसको फॉलो करना क्या होगा? नियम कानून फॉलो करना होगा कि नहीं? इसको फॉलो करना होगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इसको फॉलो करना होगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी तो फिर 0 आएगा। यानी अब जो रिफ्लेक्ट होके रे आएगी वो वापस इसी पे आ जाएगी, नॉर्मल से, सेम इससे रिफ्लेक्ट होगी। ये बात समझ भाई? जो रे परपेंडिकुलर फॉल करेगी नॉर्मल के साथ, या नॉर्मल के ऊपर फॉल करेगी, परपेंडिकुलर फॉल करेगी एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो उसी रास्ते से वापस आ जाती है, उसी रास्ते से वापस आ जाती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 हुआ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इस केस में 0 हुआ। यहां इस चीज को स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेज क्या होती है ये समझना है। जब रिफ्लेक्शन होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज आपस में मिलती हैं, जहां भी मिलती हैं उसको इमेज कह देते हैं। इमेज क्या हुई? इमेज हुई जहां जहां किसी चीज की तस्वीर दिखे,
इमेज बने, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हुए, आपकी इमेज मिरर के अंदर कहीं बन रही है। देखिए आपने रोज देखते हैं, आप जब आईना देखते हैं तो वो है इमेज। आइए इमेज की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इमेज इज फाउंड व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही हैं कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट, या तो वो सच में ही मिले। एक्चुअली मीट मतलब सच में मिले, क्या मतलब है आगे जब रे डायग्राम करेंगे तो समझ में आ जाएगा एक्चुअल मीट का मतलब क्या होता है। और अपीयर्स टू मीट, या ऐसा लगे मिल नहीं रही है लेकिन ऐसा दिखे कि मिल रही है। फिर से ध्यान देना, मिल नहीं रही हैं लेकिन ऐसा दिखे कि मिल रही हैं। so at a point after reflection or refraction, so image क्या होगी फिर से देख लो। an image is found when the light rays coming from the object actually meet or appears to meet at a point after reflection or refraction। image वो हिस्सा है जहां पर लाइट रेस या तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, अब ये रिफ्रैक्शन क्या होता है ये इसी चैप्टर में रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ इसको ऐसे याद रख लो कि रेस अगर किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, या रिफ्रैक्ट कर रही है यानी सरफेस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, या तो वो एक्चुअली मीट करें, वो पॉइंट जहां वो एक्चुअली मीट करें या ऐसा लगे कि उस पॉइंट के ऊपर मिल रही है, वो उस पॉइंट को हम कह देते हैं इमेज। ये बात समझ में आई? वो पॉइंट जहां पे रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन ऐसा लगे कि मिल रही हैं या सच में ही मिल रही हो, तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं इमेज। सो इमेज क्या होगी? इमेज क्या है? एन इमेज इज फाउंड कब बनती है? व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। उस वो पॉइंट हो गया, वो पॉइंट हो गया हमारे पास इमेज। ये इमेज दो तरह की होती है, एक को कहते हैं हम रियल इमेज। रियल इमेज क्या है? जब एक्चुअली मीट करें, रेज एक्चुअली मिल जाएं तो हम कहेंगे ये रियल इमेज है। जब रेज एक्चुअली मिले तो हम कहेंगे रियल इमेज है, लेकिन रेज अगर अपीयर टू मीट हो तो हम कहेंगे ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल मतलब दिख रही है नहीं। वर्चुअल मतलब दिख रही है नहीं। सो रियल दिख तो रही है, एक्चुअली में नहीं है। एक्चुअल मीटिंग ऑफ द रेज नहीं है वहां पर। सो रियल इमेज, द पॉइंट वेयर ऑल द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्चुअली मीट इज कॉल्ड रियल इमेज। रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। रियल इमेजेस को हम स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं। जैसे आप सिनेमा घरों में आप मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, तो वो जो पर्दे के ऊपर इमेज बन रही है जिसको देख के आप कहते हैं मूवी चल रही है, दैट इज ए रियल इमेज। वहां रेज एक्चुअली में मिल रही हैं। वर्चुअल इमेज, ये भी मैं आपको बता चुका था, पॉइंट वेयर ऑल द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अपीयर्स टू मीट इज नोन एज द वर्चुअल इमेज। द इमेज ऑफ आवर फेस इन ए प्लेन मिरर इज ए वर्चुअल इमेज। ये जो आप रोज अपना चेहरा देखते हो आईने में, अब जरा ध्यान से देखना, जितना दूर आप आईने से खड़े होते हैं उतनी दूर अंदर जाके आपको अपनी फोटो दिखती है। वो इमेज जो है वो वर्चुअल है। आईने के पीछे तो जगह ही नहीं है। आईना तो अपने दीवार के ऊपर टांगा हुआ है या दीवार पर लगाया हो, तो दीवार के पीछे कहां चली जाएगी इमेज? लेकिन फिर भी हमें पीछे दिख रही है क्योंकि वहां अपीयर्स टू मीट, ऐसे लग रहा है कि वहां सारे पॉइंट मिल रहे हैं, वहां पे आपकी एक तस्वीर बन रही है, दैट इज नोन एज द वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। ये जो वर्चुअल इमेजेस हैं इनको स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते हैं। जरा खुद ही देखो, आपने जो आईने में अपनी तस्वीर देखी, क्या आप उसे स्क्रीन के ऊपर ला सकते हो? क्या आप वहां आईने में पीछे जाके स्क्रीन रख सकते हो? नहीं रख सकते ना, जगह ही नहीं है। They are virtual. They appears to meet and form an image. So this kind of image is known as the virtual image. So real और virtual image के बीच में difference क्या हो गया? Real images can be taken on the screen and virtual images cannot be taken on the screen. Example, the image formed in a plane mirror is a virtual image, जो आप रोज देखते हैं अपना चेहरा आईने में, and the image formed in a theater, in a movie theater is formed on a some एक पर्दे के ऊपर बनती है, that is known as the real image। इतनी बात समझ पाई? Real images can be taken on the screen but virtual images cannot be taken on the screen। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि ह्यूमन आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। ये जो आंख है ये रियल और वर्चुअल इमेज में देख के नहीं बता सकती कि ये इमेज रियल है या वर्चुअल। आंख देख के ये नहीं बता सकती कि ये जो फोटो मुझे मिल रहा है ये सच में है भी या नहीं है, ये रियल है या वर्चुअल है। ह्यूमन आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द रियल एंड द वर्चुअल इमेजेस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? highly smooth, well polished reflecting surface is called a plane mirror. Any smooth, highly polished या well polished reflecting surface is called a plane mirror. A plane mirror is highly polished plane surface, ऐसे भी बोल सकते हैं। A plane mirror is a highly polished surface, ऐसे भी बोल सकते हैं। या any smooth, highly polished reflecting surface is called a plane mirror। ये plane mirror कौन है? वही है जो आपके ड्राइंग रूम में लगा हुआ है।
वही है जो आपके जहां 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 जो आपके घर में लगा हुआ है, जहां आप रोज सुबह खड़े होके अपने कंघी करते हैं, सिर्फ अपने चेहरे को देखते हैं। प्लेन मिरर, हाईली स्मूथ वेल पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर तो आप सबके घर में है। चलिए, अब प्लेन मिरर को थोड़ा समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है वो समझना है, ध्यान रखना। इधर प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, समझ लो। लेट अस से ये एक प्लेन मिरर है। यहां मैं थोड़ा ऐसे शो करूंगा, दैट इज कि ये एक पॉलिश शो कर रहा है, ये पॉलिश है। इस मिरर का नाम रख लेता हूं, ये हो गया एम, ये हो गया एन। यहां तक ठीक है बात? यहां तक ठीक है। चलिए, लेट अस से यहां मैं एक ये बना लेता हूं कि आप जो हैं वो आप यहां खड़े हैं, इधर इधर खड़े हैं। आप चाहें तो इसको यहां से हटा भी सकते हैं, इतना इतना हिस्सा बनाए तब भी चल जाएगा। अब आपसे ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस तरफ का आप यहां खड़े हैं। ये आपसे यानी मेरे से या किसी से भी, जो भी प्लेन मिरर के सामने खड़ा होता है, इनफाइनाइट रेज जा रही है रिफ्लेक्ट करके। इस बॉडी से इनफाइनाइट रेज जा रही है मिरर की तरफ। ध्यान इधर, इस बॉडी से इनफाइनाइट रेज जा रही है मिरर की तरफ। इनफाइनाइट रेज तो हम नहीं ड्रॉ कर सकते, केवल दो ड्रॉ करेंगे और देखते हैं। यहां से लेटर से इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। यहां से जो रे गई वो गई यहां और इधर स्ट्राइक की। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये रही इंसिडेंट रे और ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये नॉर्मल भी तो हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के देखो नॉर्मल भी तो है, ये नॉर्मल भी तो हो गया। और हमने क्या पढ़ा अभी, मैंने आपको बताया कि जो सरफेस के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट रे जाएगी या जो नॉर्मल के ऊपर जाएगी, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है? अभी बताया था 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? 0। बाउंस बैक कैसे करेगी? इसी रास्ते से वापस आ जाएगी। ये आ गई वापस, डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। ये आ गई वापस, गई ऐसे, इसी रास्ते से वापस आ गई। लेकिन जब आप यहां से आंख से देखेंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे जब आपकी आंखों में पड़ेगी, तो आपको लगेगा कि ये कहीं पीछे से आ रही है। आपको नहीं लगेगा पता कि इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये आंख को नहीं लग पाता पता। आंख जब इसको देखेगी, उसको लगेगा कि ये बहुत पीछे से आ रही है, ये रे कहीं बहुत पीछे से आ रही है। फाइन, ओके। ये क्या हो गया, इसको थोड़ा हटा देता हूं। लो जी, फाइन। अब जरा ध्यान देना, इधर एक और रे लेते हैं यहीं से। एक ही डायग्राम, एक इमेज बनाई गई, इधर से ये रे गई और लेटर से यहां गिरी। अब इसके ऊपर ये रहा नॉर्मल, ये नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे है दूसरी, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जब रिफ्लेक्ट करेगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। ये वाला सिस्टम, ये वाली चीजें हो रही हैं जब आप आईने के सामने खड़े हो। तो ये हो रहा है, क्या हो रहा है? जो आपसे सीधे जा रही हैं और आईने के ऊपर परपेंडिकुलर रेस गिर रही हैं, वो उसी रास्ते से वापस आ रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो किसी एंगल पर गिर रही है, एंगल आई पर, वो सेम एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करके रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन जब आपकी इस आंख को ये दिखेगा, तो आंख को दिखेगा कि ये रे कहीं पीछे से आ रही है। ये रिफ्लेक्टेड रे इधर से कहीं से आप देख रहे हैं, जहां से भी, ये रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसा लगेगा कि कहीं पीछे से आ रही है। अब जरा देखो, अब जरा ध्यान से देखना, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझ में आ जाएगा। ये रेज यहां मिल रही हैं। ए से जो रेज ली मैंने, दो इनफाइनाइट रेज हैं, कोई भी दो रे ले सकते हैं, वो यहां मिल रही हैं। तो इधर ए डैश यानी ए की इमेज बन गई। ऐसे ए से बी तक जितने भी इनफाइनाइट रेज जाएंगी, वो इधर से बनाएंगी इसकी इमेज, यानी ये समझ लो बी डैश हो गया। अब यहां जो रेस हैं, क्या ये एक्चुअली मीट कर रही हैं? नहीं, क्योंकि आईने के पीछे तो जगह ही नहीं है। ये अपीयर्स टू मीट है। क्या है ये? अपीयर्स टू मीट। इधर ध्यान देना, अपीयर्स टू मीट। यहां रेज अपीयर हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि यहां मिल रही हैं, और ऐसी इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल। अभी पढ़ा हमने, तो ये बनाएगा वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर क्या बनाएगा? वर्चुअल इमेज, अपीयर्स टू मीट। इतनी बात समझ में आ गई? अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, बड़े ध्यान से सुनना, अब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट मैं h ले लूं, तो इमेज भी उसी हाइट की बनेगी। सो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज इक्वल टू द इमेज हाइट। इमेज हाइट को मैं h डैश मान लेता हूं। ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज इक्वल टू द इमेज हाइट। जितना आपका साइज है, जब आप मिरर में अपने आप को देखते हो, उतना ही दिखता है, उतनी ही इमेज बनती है, कहने का मतलब ये है। और यहां से ऑब्जेक्ट से लेके इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं u, और इसको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कम ऑन, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, व्हिच इज नोन एज द u, और ये है इमेज। सो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम इमेज डिस्टेंस, इसको डिनोट करते हैं हम v से। ध्यान रहे,
मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस v। याद रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस। आप अब आज आप अपने आईने के सामने खड़े होना और देखना, जितनी दूर आप आईने से खड़े हैं, आईने के अंदर उतनी ही डिस्टेंस पे जाके इमेज बन रही है। यानी u इज इक्वल टू v, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। याद रखो, जितनी हाइट आपकी सामने आप खड़े हैं, उतनी हाइट की इमेज आपको उस मिरर में भी दिख रही है। सो h इज इक्वल टू h डैश, इतनी बात होगी। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो यहां पढ़नी है, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? जैसे आप ऐसे मिरर के सामने खड़े हैं, आपका जो राइट हैंड है ना, मिरर में वो आपका लेफ्ट हैंड बन जाएगा। फिर ध्यान देना इधर, आपका जो राइट हैंड है मिरर में वो लेफ्ट हैंड बन जाएगा। आपका जो लेफ्ट हैंड है, जो मिरर की इमेज है, उसमें वो उस इमेज का राइट हैंड बन जाएगा। लिटरली इन्वर्टेड यानी उल्टी हो गई, इन्वर्ट हो गई, डिफरेंट हो गई। फिर से ध्यान दो, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जाओ और फिर देखो, जो आपका राइट हैंड है, जो आपका राइट हैंड है, जो इमेज है, क्या वो उसका राइट हैंड है या नहीं? नहीं। इमेज के हिसाब से देखेंगे तो आपका राइट हैंड, इमेज के हिसाब से देखेंगे तो वो इमेज का लेफ्ट हैंड बन जाएगा। और अगर आपका लेफ्ट हैंड इमेज के हिसाब से देखेंगे, उस इमेज को गौर से देखेंगे, तो वो इमेज का राइट हैंड बन जाएगा। इसको कहते हैं इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। सो क्या याद रखना है आपने? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस। Object height is always equal to the image height. Object distance is always equal to the image distance, and the literally inverted and virtual and erect image is formed. इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, आप उल्टे नहीं दिखते आईने में, सीधे ही दिखते हैं। सो ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज इक्वल टू द इमेज हाइट। Object distance is always equal to the image distance, that is u is equal to v. Image formed is virtual and erect, and it is literally inverted. That is, left side of the object becomes the right side of the image, or the right side of the object becomes the left side of the image. अब आप कहेंगे सर इतनी सारी चीजें बता दी, स्क्रीनशॉट दे दो, तो ये लो, यहां से लिख लो फटाफट। ये जो यहां लिखा है, देखो ये सामने ब्राउन, तो ये इसका इधर उल्टा हो गया, लेफ्ट साइड बिकम्स द राइट साइड, दैट्स व्हाट। ये डायग्राम बना सकते हैं आप। ये चीजें जो मैंने आपको समझाई, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहां से लिख सकते हैं। ऑलराइट जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? फाइन, ओके, तो चलते हैं आगे। ये लो कुछ क्वेश्चंस। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, हाउ फार वुड इट बी फ्रॉम इट्स इमेज? फिर से ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि अगर आप अपने प्लेन मिरर के 10 मीटर दूर खड़े हो, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूर खड़े हो, तो वो इमेज आपसे इमेज का डिस्टेंस क्या होगा? तो बेटा ये तो हमने अभी पढ़ा। अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि जहां ऑब्जेक्ट है, ये देखो प्लेन मिरर, हमने क्या देखा? हमने देखा कि u इज इक्वल टू v। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज भी कहीं यहां बनेगी, सच दैट u इज इक्वल टू v। अब ये हमें क्या कह रहा है? ये हमें ये कह रहा है कि ये जो u है, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो v भी कितना होगा? v भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। लेकिन क्योंकि हमने अभी देखा u इज इक्वल टू v, तो v भी 10 सेंटीमीटर हुआ, पर सवाल कुछ और है। हाउ फॉर वुड इट बी फ्रॉम इट्स इमेज? ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इमेज से कितनी दूरी पर है? तो बेटा 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 प्लस 10 कर लो, आंसर हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। फिर से देख लो ध्यान से, ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। फाइन, सो ये रहा आंसर। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर, या बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज बनाई, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ भाई। ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ये तो आपको पता ही चल गया, अब तो याद भी हो गया होगा। ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, यानी वर्चुअल भी बनती है, डायरेक्ट भी बनती है। ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज कैसे बनेगी? इमेज का साइज कितना रहेगा? सेम ही रहेगा जितना के ऑब्जेक्ट का है, यानी h इज इक्वल टू h डैश, ये कह रहा है। एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज, यानी ये कह रहा है u इज इक्वल टू v, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस, लिटरली इन्वर्टेड, साइडवेज रिवर्स, यानी राइट लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। इज इट ओके? समझ में आया? कुछ क्वेश्चंस ये कर लो जाते जाते, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन क्वेश्चंस को कोशिश करो खुद करने की। करो जरा,
कोशिश करो खुद करने की, बहुत आसान है। ये जो हमने अभी पढ़ा उसके बेस के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस। What happens when a ray of light falls normally on the surface of the mirror? अभी तो कहा, जो रे नॉर्मली फॉल करती है, फिर से समझ लो, जो रे नॉर्मली फॉल करेगी ये रही नॉर्मली, यही रहा नॉर्मल और यही है इंसिडेंट रे। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? 0। सो व्हाट हैपेंस व्हेन a ray of light falls normally on the surface of the mirror, then the ray get reflected back following the same path। होगा क्या? वो सेम ही रास्ते से वापस आ जाएगी। A ray of light is incident on a plane mirror making an angle 30 with the mirror surface। ये ध्यान रखना, 30 डिग्री with the mirror surface। What will be the angle of reflection? चलो इसको समझते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आसान भी बहुत है। ओके, ये कह रहा है कि एक प्लेन मिरर है, तो ये प्लेन मिरर बना लेते हैं। इसके ऊपर एरिया ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द मिरर सरफेस। ध्यान इधर, मिरर सरफेस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। क्या मतलब हुआ? अगर ये मिरर का सरफेस है और इसके ऊपर मैं ये लाइट ले लूं, ये लाइट ली मैंने, ये तो कह रहा है ये वाला एंगल गिवन है मुझे 30 डिग्री। this angle between the mirror surface and the incident ray, angle between the mirror surface and the incident ray given है मेरे को 30 डिग्री। okay, what will be the angle of reflection? angle of reflection क्या होगा? तो बेटा बड़ा आसान है, देखो ये रहा नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये रहा नॉर्मल, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे। अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, उसमें से ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना बचा? बताओ, बचा ना ये 60 डिग्री। 90 माइनस 30 60, 90 माइनस 30 60, और रिफ्लेक्शन का एंगल क्या आ जाएगा फिर? बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री हुआ या नहीं? तो इसका आंसर आ गया आपके पास 60 डिग्री। ओके, what kind of mirror is required for obtaining a virtual image of the same size of the object? plane mirror, अभी तो किया। plane mirror कैसी इमेज बनाता है? virtual, सेम साइज की। इरेक्ट भी बनाता है, तो वी नीड ए प्लेन मिरर फॉर दिस। व्हाट इज मेंट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट टाइप ऑफ सरफेसेस रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट? बेटा हाईली स्मूथ वेल पॉलिश सरफेस। हाईली स्मूथ वेल पॉलिश सरफेस के ऊपर जितनी भी लाइट पड़ती है, वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड अ वर्चुअल इमेज? in a real image, rays after reflection or refraction actually meet, and real image can be taken on a screen. And a virtual image, in a virtual image, the rays after reflection or refraction appears to meet, and virtual image cannot be taken on the screen। ये बात क्लियर होगी, समझ में आ गया? ये 4-5 क्वेश्चन आप ये फटाफट कर लो तैयार। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।